हेलो, मैं प्रमोद कुमार। आज का टॉपिक है, पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो डेवलपमेंट के बेसिस पे बताया था पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही टाइप बताऊंगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। देखो यहाँ पे बोर्ड पे, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन के बेसिस पे देखोगे तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें नंबर फर्स्ट में देखोगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। और नंबर थर्ड में इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फर्स्ट में मैं बात करता हूँ एपिकल मेरिस्टेम का। तो एपिकल मेरिस्टेम से रिलेशन बन रहा है कि इसका पोजीशन कहाँ होगा। तो पोजीशन देखोगे तो सिंपल सा, जैसे मैंने बना दिया यहाँ शूट का पार्ट स्टेम का, तो स्टेम के एपेक्स पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा वो एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट होगा, एपेक्स ऑफ स्टेम पे प्रेजेंट होगा। इसी तरह से नीचे में मैं रूट बना दूं तो रूट के भी अपेक्स पे इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, अपेक्स ऑफ रूट में। ओके, अब इसी तरह से मान लो कि स्टेम है, स्टेम में ब्रांच बना इस तरह से, तो ब्रांच के अपेक्स पे जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा वो भी एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट होगा, एपेक्स ऑफ ब्रांच। ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पोजीशन हो गया, जिसमें रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट है, स्टेम के एपेक्स पे प्रेजेंट है और ब्रांच के एपेक्स पे प्रेजेंट है। ओके, यदि इसको कोरिलेट करते हो डेवलपमेंट के बेसिस पे तो प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन लैटरल पोजीशन में जो प्रेजेंट था इंट्राफासिकुलर कैम्बियम या फासिकुलर कैम्बियम, वो एपिकल मेरिस्टेम में इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि वो लैटरल मेरिस्टेम में इंक्लूड होगा, वो आगे देखेंगे। अब दूसरा बात रहा कि जब यह एपिकल पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसका मतलब कि इसका काम क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होगा। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांच, है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ किसका, तो रूट, स्टेम एंड ब्रांच, ये तीनों के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आपको ध्यान देना है कि थोड़ा एनसीईआरटी का बात कर लूँ यहाँ पे। तो एनसीईआरटी में देखोगे रूट के लिए इस तरह से एक तस्वीर बताया है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कर देता हूँ। एनसीईआरटी एपिकल मेरिस्टेम के लिए ही बताया है, जिसमें पहला पार्ट है रूट एपिकल मेरिस्टेम। इस तरह से फिगर बनाया होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए। आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में बना दिया है किसको, एपेक्स पे रूट एपिकल मेरिस्टेम को। यही पार्ट हो गया क्या चीज, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, अब रूट एपिकल मेरिस्टेम के नीचे देखोगे तो एक लेयर बनाया होगा, इस तरह से एक लेयर बना दिया होगा इसके नीचे। इस लेयर को रूट कैप इनिशियल लिखा होगा, रूट कैप इनिशियल। मतलब ऐसा लग रहा है कि यह टिश्यू रूट कैप को बनाने में मदद करेगा। इसके नीचे देखो, मैं रूट कैप को बना देता हूँ, ये रूट कैप हो गया। मतलब कि ये किसको बनाने में मदद कर रहा है, रूट कैप इनिशियल, तो रूट कैप को बनाने में मदद कर रहा है, ठीक है। अभी मैं रूट कैप इनिशियल से रिलेटेड बात और डिटेल आगे करेंगे, जिसमें कि डर्मेटोजेन और क्लैप्टोजेन नामक टर्म का उपयोग करेंगे, लेकिन अभी आप केवल सुन लो रूट कैप इनिशियल, क्योंकि वो आगे में इनिशिएशन ऑफ या ओरिजिन ऑफ रूट कैप की बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ भी बोल देता हूँ कि डाइकॉट प्लांट में यदि रूट कैप का फॉर्मेशन होती है तो वो डर्मेटोजेन से होता है, लेकिन मोनोकॉट प्लांट में रूट कैप का फॉर्मेशन होता है वो क्लैप्टोजेन से होता है, ठीक है। उसके लिए एक अलग वीडियो बना हुआ है, आप उसमें जाकर के देख सकते हो, जिसमें ओरिजिन ऑफ रूट कैप के लिए बनाया है। तो एक्चुअल में यही रूट कैप इनिशियल है
वो डर्मेटोजेन के रूप में है या क्लैप्टोजेन के रूप में है। इसके बाद एनसीईआरटी में यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर जो टिश्यूज हैं, मतलब ये वाले पार्ट, तो इसके लिए भी कुछ टर्म लिख रखा है, जिसमें आउटर लेयर को प्रोटोडर्म बोला है, प्रोटोडर्म। फिर दूसरा रीजन को कोर्टेक्स बोला है, और कोर्टेक्स के नीचे सेंट्रल सिलेंडर है, सेंट्रल सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। एक वीडियो बना हुआ है आपका हिस्टोजेन थ्योरी, मैंने एक वीडियो बनाया है थ्योरीज रिलेटेड टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसमें जाकर के देखोगे हिस्टोजेन थ्योरी में, तो हिस्टोजेन थ्योरी में प्रोटोडर्म को ही डर्मेटोजेन भी बोला गया था, जो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, और पेरिब्लेम जो होता है कोर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो सेकंड लेयर वही हो गया। यहाँ सेंट्रल सिलेंडर लिखा है, बट सेंट्रल सिलेंडर किससे रिलेटेड हो गया, प्लीरोम से रिलेटेड हो गया। और प्लीरोम किसका फॉर्मेशन करता था, स्टील का फॉर्मेशन करता था। स्टील में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल और पीथ। तो ये जो सेंट्रल सिलेंडर यहाँ लिखा हुआ है वो एज लाइक बोल सकते हो प्लीरोम के लिए लिखा हुआ है, जो कि पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल और पीथ को इस पोजीशन में पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल और पीथ प्रेजेंट होगा। ओके, ये बात हो गया किससे रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रूट एपिकल मेरिस्टेम से रिलेटेड। यही रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड कर करके नया नया टिश्यू बनाएगा, रूट के इलॉन्गेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो यहाँ मैंने लिख रखा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इलॉन्गेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांच। ओके, अब इसके बाद देखोगे तो एनसीईआरटी में एक फिगर और बनाया है, वो स्टेम के लिए बनाया है। जैसे कि यहाँ रूट एपिकल मेरिस्टेम बनाया है, तो वैसे ही शूट एपिकल मेरिस्टेम भी होगा ना, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात अब कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं ऊपर वाले को। देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए बात कर रहा हूं। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम में एक डायग्राम जो बनाया होगा कुछ इस तरह से करके बना दिया है एनसीईआरटी, इस तरह से करके बना दिया है। ओके, इस तरह से करके बना दिया है। अब इसमें देखोगे, जरा सा इसको करेक्शन करने दो, इधर से बनाना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पे ऐसा लाइन खींच दो, ऐसा लाइन खींच दो, यहाँ भी इस तरह से दर्शा दो और इस तरह से दर्शा दीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या करा है इसने, ये इस पॉइंट को बताया है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या हो गया, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और इसको बताया है एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। इसी तरह से इसको वास्कुलर स्ट्रैंड बोला होगा, वास्कुलर स्ट्रैंड। और जो अपर पार्ट ये देख रहे हो वो लीफ प्रिमोडिया है, प्रिमोडिया। लीफ प्रिमोडिया का मतलब प्लांट में जो नोड पे फर्स्ट लीफ बनते हैं ना, उसी को लीफ प्रिमोडिया कहा जाता है, फर्स्ट लीफ को। तो देखो इसमें थोड़ा सा समझना है आपको, ये शूट के लिए है, यहाँ तो रूट के लिए मैंने बताया था, और यहाँ किसके लिए है, शूट के लिए। तो रूट में तो देख रहे हो कि रूट यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम है जो एकदम टिप पे प्रेजेंट आपको दिख रहा है, जिसको कि सराउंड किए हुए रूट का। बट यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे शूट एपिकल मेरिस्टेम को, तो अपर पार्ट से जस्ट पीछे बिहाइंड प्रेजेंट होता है, क्योंकि अपर पार्ट में क्या होता है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है यहीं पे लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि आप स्टेम बनाते होगे या सीड का जर्मिनेशन, देखो सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो रेडिकल बनेगा, ऊपर में प्लीन्यूल बनेगा, तो इस तरह से लीफ बन जाता है। ये लीफ फर्स्ट लीफ का पार्ट हो गया, देख सकते हो। और इसी जगह एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जोन होगा जिसको कि शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। तो लग रहा है ना कि लीव्स के पोजीशन से, ये लीफ के पोजीशन से थोड़ा सा नीचे है, तो इसलिए यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम को इस लीफ के पोजीशन से जस्ट बिहाइंड बताया गया है, जस्ट नीचे बताया गया है। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट जस्ट बिलो द लीफ प्रिमोडिया या फर्स्ट लीफ, ऐसा समझना है आपको। अब इसके बाद दूसरा देखोगे तो कभी कभी ग्रोथ के समय क्या होता है कि जब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है डिवाइड करेगा तो शूट का इलोंगेशन होगा। तो इलोंगेशन के समय सम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सम शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह जाते हैं। और पीछे रह जाते हैं तो वही स्ट्रक्चर को किस नाम से जानते हैं? एक्सिलरी बड के नाम से जानते हैं। मतलब कि डिवीजन के समय ये जब परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा होगा तो कुछ पार्ट इसका लेफ्ट रह गया, पीछे रह गया, तो पीछे रह गया तो इसी का नाम क्या हो गया? एक्सिलरी बड। और ये एक्सिलरी बड किसको फॉर्मेशन करने में मदद करता है? तो दो पार्ट को बनाता है, एक फ्लावर को बनाता है और दूसरा ब्रांच को बनाता है। इतना तक तो क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब इसके बाद देखोगे तो लैटरल मेरिस्टेम की बात करूंगा। ये दोनों जो फिगर यहाँ पे बताया मैंने वो एनसीईआरटी बिलोंगिंग है, इसलिए उसको इस पे ज्यादा फोकस करेंगे आप। अब इसके बाद देखोगे लैटरल मेरिस्टेम। तो लैटरल मेरिस्टेम में चलोगे तो नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि वो कहाँ प्रेजेंट होगा? तो लैटरल पोजीशन में प्रेजेंट होगा। तो लैटरल मेरिस्टेम की बात कर लेता हूं यहाँ, लैटरल मेरिस्टेम। तो लैटरल मेरिस्टेम को देखोगे तो पोजीशन कहाँ होगा? लैटरल होगा। किसमें? लैटरल पोजीशन इन एक्सिस। एक्सिस किसको कहते हैं? रेडिकल प्लीम्यूल को। ठीक है, पोजीशन ऑफ एक्सिस, मतलब कि ऐसा भी बोल सकते हो कि रेडिकल बनाता है रूट को, प्लीम्यूल बनाता है शूट को, स्टेम को। तो इस तरह से बोल सकते हो रूट एंड स्टेम के लैटरल पोजीशन में प्रेजेंट होगा। ओके, अब लैटरल पोजीशन में है तो स्वाभाविक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ये डिवाइड करेगा तो नया टिश्यू बनाएगा, नया टिश्यू बनाएगा तो प्लांट के थिकनेस को बढ़ाएगा, प्लांट के गर्थ को बढ़ाएगा, डायमीटर को बढ़ाएगा। तीनों टर्म एक ही हो गया, थिकनेस बोलो, गर्थ बोलो, डायमीटर बोलो, तीनों एक ही बात है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ या डायमीटर या थिकनेस बोल सकते हो, या थिकनेस भी बोल सकते हो। ओके, सिंपल सा इसको यदि फिगर में दर्शाना चाहोगे तो जैसे ये स्टेम हो गया, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम हो गया, तो इस लैटरल पोजीशन में प्रेजेंट होगा कौन सा? लैटरल मेरिस्टेम। यही तो हो जाएंगे कौन सा? लैटरल मेरिस्टेम का पार्ट हो जाएगा। इसमें कौन इंक्लूड होगा? इस मेरिस्टेम में इंक्लूड कौन सा होगा? तो इसमें प्राइमरी मेरिस्टेम, डेवलपमेंट के बेसिस पे देखोगे तो प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम दोनों इंक्लूड होगा। प्राइमरी मेरिस्टेम में आपको बताया था कि लैटरल पोजीशन में इंट्राफासिकुलर कैम्बियम होता है, जिसे कि फासिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी तो बहुत सारे कैम्बियम है, जैसे इंटरफासिकुलर कैम्बियम हो गया, कैम्बियम रिंग हो गया, कोर कैम्बियम हो गया, वो सभी इंक्लूड हो जाएंगे किसमें? लैटरल मेरिस्टेम में। मतलब इसका एग्जांपल देखोगे तो इंट्राफासिकुलर कैम्बियम भी हो जाएगा, इंट्राफासिकुलर कैम्बियम, इसके बाद इंटरफासिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम रिंग, इसके बाद कोर कैम्बियम, सभी इंक्लूड हो जाएंगे किसमें? लैटरल मेरिस्टेम में। मतलब कि ये प्राइमरी का पार्ट हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम का, और ये सब किसके हो गए? सेकेंडरी मेरिस्टेम का पार्ट हो गया। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम में इतना ही बात याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद इंटरकैलरी की बात कर लेते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम थर्ड टाइप मेरिस्टेम हो गया अकॉर्डिंग टू पोजीशन। ओके, तो नेक्स्ट में चलोगे थर्ड में, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसको थोड़ा सा समझ लो इंटरकैलरी मेरिस्टेम को। एक्चुअली में फर्स्ट पॉइंट में समझोगे कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम सभी प्लांट में नहीं मिलेगा। ओके, तो किस में मिलेगा? तो जो ग्रास फैमिली का मेंबर होता है उसके स्टेम के इंटरनोडल रीजन में मिलता है, और उस इंटरनोडल रीजन के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और बनता कैसे उसको देख लो। जैसे मान लो कि ये एक मैंने शूट बना दिया, स्टेम बना दिया, एक एपिकल मेरिस्टेम है, एक एपिकल मेरिस्टेम है। तो जब एपिकल मेरिस्टेम है तो डिवाइड करेगा तो नीचे में तो पता है आपको कि परमानेंट टिश्यू बनेगा। लेकिन ये तो कभी रुकेगा नहीं, डिवीजन तो होता ही रहेगा। लेकिन इसका कुछ पार्ट, मतलब इतना सारा पार्ट जो नीचे में मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, वो पार्ट डिवीजन को कुछ समय के लिए रोका है। लेकिन अपर पार्ट, ये अपर वाला पार्ट, वो उसमें डिवीजन हो ही रहा है। तो क्या होगा? देखो इस तरह से इलोंगेट तो होता चला जाएगा, क्योंकि ए वाला पार्ट तो डिवाइड कर ही रहा था। ये जो ब्लैक कलर से डॉट डॉट है, ये पार्ट तो डिवाइड कर ही रहा था। तो वो डिवाइड कर रहा था तो यहाँ कौन बन रहा था? परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा था। ये एपिकल मेरिस्टेम के रूप में था। ठीक है, लेकिन ये जो रेड कलर से दिए हैं वो तो डिवीजन को बंद कर दिया था। इसका मतलब कि रेड कलर वाला पीछे रह गया है, लेफ्ट बिहाइंड रह गया है। लेकिन है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है।
लेकिन वो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट हो गया, क्योंकि कुछ समय के लिए डिवीजन को चेक कर दिया था, रोक दिया था। ठीक है, पीछे में भी परमानेंट टिश्यू हो गया, और तो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में जो प्रेजेंट हो गए एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट, उसी को हम क्या कर लेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से जानेंगे। मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू इन इंटरनोडल रीजन ऑफ ग्रास या मेंबर ऑफ ग्रास फैमिली, तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या हो जाएगा, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ इंटरनोडल रीजन ऑफ ग्रास या मेंबर ऑफ ग्रास फैमिली। ओके, एक तो बात हो गई इसमें। इस तरह से पोजीशन के बेसिस पे भी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समाप्त हो गया। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समाप्त हो गया। परमानेंट टिश्यू वाले वीडियो में आपको मैंने पैरेन्काइमा तक बता दिया है, और पैरेन्काइमा के बाद नेक्स्ट वीडियो बनेगा कोलेनकाइमा एंड एस्क्लेनकाइमा। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।